नमस्कार। D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्राचीन काल से हमारे जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व रहा है, यहाँ तक कि ये संस्कार ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए हुए हैं। इन संस्कारों का उल्लेख बहुत ही प्राचीन काल के किताबों में, ग्रंथों में सभी जगह मिलता है। इन संस्कारों में प्रमुख है 16 संस्कार, जो कि जन्म से लेकर, बल्कि ये कहें कि गर्भ से लेकर मृत्यु तक होते हैं। आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। मैम, एक बात मैं और कर रहा हूँ। आपने कहा कि गर्भ से लेकर, गर्भ के धारण करने से ही शुरू हो जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि और इसमें से 3 संस्कार तो ऐसे हैं जो 16 संस्कार में, जो गर्भ के दौरान ही पूर्ण हो जाते हैं। और ये बहुत अजीब बात है कि भी हमारे ऋषियों मुनियों ने कितनी आसानी से इनको हमारे लिए रचित कर दिया, और जो संस्कार आज भी सदियों के बाद भी हम आसानी से उनका निर्वाह कर रहे हैं। चाहे कुछ राज्यों में, कुछ हिस्सों में इनमें परिवर्तन आ गया, परंतु फिर भी बहुत बड़ी संख्या में 16 में से बहुत ऐसे संस्कार हैं जो आज भी हम सभी लोग बहुत श्रद्धा भाव से उनका निर्वाह करते ही आ रहे हैं। संस्कारों के बिना इंसान का जीवन बिल्कुल निराधार है, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये संस्कार इंसान को आगे बढ़ना, करना, सफल होना सभी कुछ सिखाते हैं। इन संस्कारों के माध्यम से ही इंसान अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है, जो कि शुरू से आपके गर्भ धारण के समय से ही शुरू हो जाते हैं। यूं भी कहा जा सकता है मैम कि भी हम इन संस्कारों के बिना हमारा जीवन अधूरा है, बिल्कुल ही अधूरा। अगर पहले संस्कार की बात करें, वो है गर्भाधारण, कि जब शास्त्रों के अनुसार से हम मनचाही संतान भी हासिल कर सकते हैं। ऋषियों मुनियों की ये कथन बिल्कुल आज भी सत्य है। इसी संस्कार से ही वंश वृद्धि होती है, क्योंकि ये संस्कार ऐसा है, इसके बिना हम गुणवान और आदर्श संतान का आसानी से अपने जीवन में उसका आगमन को महसूस कर सकते हैं। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। इस संस्कार से जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है, उसका शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होता है, और इससे संतान स्वस्थ, सुंदर, बलशाली, बुद्धि वाली बनती है। जी, तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार, यानी कि गर्भाधारण के दौरान गर्भ के चौथे, छठे और 8वें माह में सीमंतोन्नयन संस्कार को पूर्ण किया जाता है। इसमें मुझे एक छोटी सी कथा भी याद आ रही है, प्रसंग है, रोचक प्रसंग है। वो ये आपने सुना होगा कि जब अभिमन्यु अपने माता के गर्भ में था, तो अर्जुन ने उनको, अपनी पत्नी को, चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रदान की थी। तो चक्रव्यूह में दाखिल होने के बारे में समूची जानकारी जब वो अपनी पत्नी को सुना रहे थे, तो उसके कुछ समय बाद उनकी पत्नी को निद्रा आ गई। तो वो अभिमन्यु, उस जो अपने पिता उनको बता रहे थे सारी जानकारी, वो उन्होंने समाहित कर ली, परंतु बाहर निकलने का रास्ता वो नहीं समझ पाए, क्योंकि वो उस वक्त सो गए थे। बिल्कुल। और सोते हुए इंसान का शरीर, क्योंकि माता का शरीर भी सो गया था और बच्चे का शरीर भी इसी कारण उसको ग्रहण नहीं कर पाया। यही कारण था कि अभिमन्यु ने सारी ही रचनाएं और शस्त्र अस्त्र की जानकारियां अपने माता के गर्भ में ही हासिल कर ली थी। ये हमारा संस्कार ऐसा है कि जिसको ऋषि मुनियों ने बहुत आसानी से समझने की कोशिश की। इस संस्कार की पूर्ति से हम आचार, विचार, रहन सहन और व्यवहार को भी आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद आता है जाति कर्म संस्कार। इसमें बच्चे को जन्म के बाद घी और शहद चटाया जाता है। वैसे तो आजकल कई लोग और भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, सबके अपने अपने रिवाज अलग हैं, लेकिन घी और शहद को ही चटाया जाता था। मैम, इसमें एक और भी चीज़ मुझे ज्ञात हो रही है कि घी और शहद को चटाने की भी ये एक मान्यता इसलिए है कि हम अगर बच्चे को मीठा कुछ ग्रहण करवाते हैं तो बच्चे का स्वभाव और उसकी भाषा मृदु ही हो जाती है। अगर हम अगले संस्कार की बात करें तो नामकरण संस्कार,
क्योंकि ये बच्चे के जन्म के बाद सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि हम किसी बच्चे को उसके इस समाज में रहने के लिए किसी नाम का दर्जा देना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। बहुत राज्यों में इस संस्कार को 11वें दिन करने की प्रथा प्रचलित है, परंतु आजकल समय में परिवर्तन आता जा रहा है, तो अब लोग जन्म से पहले ही लड़के या लड़की के बारे में जानकारियां एकत्रित कर लेते हैं। लड़के और लड़की का नाम पहले ही सोचने लग जाते हैं। अगर हमारे घर में कन्या का जन्म होगा तो हम ये नाम रखेंगे, अगर लड़का पैदा होगा तो हम ये नाम रखेंगे। इस तरह की भी हमारी प्रथाएं बनती जा रही। साथ में कुछ हमारे शास्त्रों के अनुसार पहले प्राचीन समय में नाम निकलवाया जाता था, नाम का पहला अक्षर, उस नाम के अनुसार ही हम अपने बच्चे या बालिका का नाम को अपना एक नाम पूरा देते थे, ताकि वह समाज में उस नाम से अपनी पहचान को कायम रख सके। अगला है निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में बच्चे को पिता चौथे महीने में घर से बाहर निकालता था, ताकि उसका अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल सभी से संपर्क स्थापित हो सके, वो सभी को अपना सके, देख सके, महसूस कर सके। इसलिए पिता चौथे महीने में बच्चे को घर से बाहर निकालता था। इसीलिए इस संस्कार का नाम निष्क्रमण संस्कार पड़ा। इसमें भी बच्चा दीर्घायु और स्वस्थ रहे, ऐसी कामना की जाती है। बिल्कुल। इसके बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार, यानी कि दांत निकालने की प्रक्रिया जो बच्चे में शुरू हो जाती है। इसलिए इस संस्कार को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। हमारे हर एक संस्कार को बहुत बारीकी से ऋषि मुनियों ने आसानी से समझते हुए हमारे लिए उसका निर्वाहन करने की आदेश दिए, या उनको लिखित रूप में हमें बताया कि हम अगर इन संस्कारों को ग्रहण कर सकते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से हम अपने बच्चे का नाम और अपने परिवार का नाम को आगे ले सकते हैं। बच्चे की जो अन्नप्राशन जो विधि है, उसमें माता के दूध के अलावा भी कुछ खाने पीने का और अन्न की शुरुआत करने की प्रथा है। इसमें कुछ और भी जानकारियां होती हैं। कई बार कि बच्चे के दांत बहुत सुंदर हों, तो उसमें परिवार के जो सदस्य होते हैं, आसपास के रिश्तेदार, अगर किसी के दांत बहुत सुंदर होते हैं तो उसका जूठन खिलाने की भी प्रथा है, ताकि कि बच्चे के भी दांत उसी प्रकार से सुंदर हों, ताकि वह स्वस्थ और सुंदर दिखाई दे। इसके बाद आता है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार पे हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसके अंदर हम आपको शॉर्ट में बताएंगे कि मुंडन संस्कार क्या होता है। बच्चे के पहले, तीसरे या फिर 5वें या 7वें वर्ष में उसका मुंडन कराया जाता है। मुंडन कराने के पीछे प्रथा ये भी है, माना ये भी जाता है कि बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, सिर मजबूत बनता है। वैज्ञानिकों का तर्क है कि मुंडन करवाना इसलिए भी जरूरी है कि गर्भ में जो कीटाणु थे, वो कीटाणु उसके शरीर से दूर हो जाएं, उसे किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचाएं। इसके बाद आता है विद्या आरंभ संस्कार, यानी कि बच्चे को आगे ले जाने के लिए, उसको समाज में रहने के लिए, समझने के लिए विद्या संस्कार अहम था। प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे, इसलिए वहाँ पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की प्रथा थी। परंतु अब समय परिवर्तित हो गया, तो अब बच्चों को स्कूल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परंतु विद्या संस्कार के बिना हमारे ये 16 संस्कार अधूरे हैं, या यूं कहें कि बालक के जीवन के विकास में विद्या संस्कार का होना बेहद अनिवार्य है। हम कई बार ये भी देखते हैं, कई लोगों से हमारी मुलाकात जब होती है किसी भी इंसान की, तो कई बार हम सामने वाले के कहते हैं कि इसमें संस्कारों की कमी है। उसका कारण भी यही होता है क्योंकि संस्कार परिवार से मिलते हैं और उनको बच्चा ग्रहण करता है। कई बार हम माता पिता या हमारे रिश्तेदार उन संस्कारों को अच्छे ढंग से बच्चे में प्रवाहित करने में सक्षम नहीं रहते, इसीलिए बच्चा उन संस्कारों से विमुख हो जाता है। अगला है कर्ण वेधन संस्कार, यानी कि कानों का छेदन। कान छिदवाने का जो संस्कार है, प्राचीन समय में लड़के और लड़कियों दोनों में किया जाता था। इसमें टोक रहा हूँ क्योंकि ये संस्कार भी हम अच्छे ढंग से विस्तृत जानकारी दे चुके हैं, परंतु अब बारीक जानकारी दे रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। जी। प्राचीन काल से ही कर्ण छेदन संस्कार लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बराबर माना जाता था, लेकिन अब बदलते समय के साथ कर्ण छेदन सिर्फ लड़कियों तक ही सीमित रह गया है। इसकी वजह मानी जाती है कि लड़कियों को आभूषण पहनने होते हैं,
इसलिए वो कर्ण छेदन करवाती हैं। मगर इसके पीछे का वैज्ञानिक तथ्य ये है कि कान के छेदन से एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, वहाँ पर वो दबता है, जिससे शरीर में रक्त संचरण ठीक रहता है। साथ ही सुनने की शक्ति भी बढ़ती है और तो और इससे दिमाग भी तेज होता है। प्राचीन काल में मैम बीच में आप थोड़ा सा कम बताया, वो मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि प्राचीन समय में लड़कों में भी ये प्रथा थी और लड़के आज भी अपने कर्ण छेदन करवाने की काम करते आ रहे हैं। मगर आजकल जो लड़के करते हैं वो एक कान का कर्ण छेदन करते हैं, दूसरे का नहीं करते हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ एक दिखावा मात्र को ही माना जा सकता है। समय का परिवर्तन है, बहुत कुछ नया कुछ परिवर्तित होता रहता है और परिवर्तन ही समय का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो हम एक ही जगह पर बैठे रह जाएंगे। इसके बाद 11वां संस्कार है हमारा यज्ञोपवीत संस्कार। इसके ऊपर भी हम पहले विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, परंतु आज हम 16 संस्कारों की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी थोड़ी सी जरूर देंगे। यज्ञोपवीत में 3 धागों को, सूत के धागों को हम ग्रहण करते हैं। लड़कों में 3 धागे और महिलाओं में 6 धागे उनको ग्रहण करने की परंपरा है। 3 धागे इसलिए माने जाते हैं क्योंकि हमारे त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश हमारे अंग संग विराजमान रहें, इसीलिए इसको धारण करने की परंपरा कायम है। जी, आज भी शादी पर यह संस्कार किया जाता है। अगर किसी का बचपन में ये संस्कार नहीं किया गया हो, यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार, तो इसे शादी के समय करना उचित माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और भी मुझे याद आ रही है थोड़ी सी। हम बच्चों में, जब बच्चा छोटा होता है तो यज्ञोपवीत की जगह बच्चों के कमर पर भी एक धागा बांधने की परंपरा है, ताकि कि भी हमारे देवी देवता हमारे बच्चे के अंग संग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जो ये 3 धागे हुआ करते थे, वो 3 धागे जिस वक्त इंसान शौच के लिए जाता था अपने कान पर लपेटता था। कान पे लपेटने से वहाँ पर रक्त का जो प्रवाह था उस पर असर पड़ता था और उससे कई बीमारियों से उसे छुटकारा मिलता था, इसलिए इस संस्कार को बनाया गया था। वैज्ञानिक तर्क इसके पीछे यही है। इसके बाद आता है अगला संस्कार और वो है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार का मतलब ये है कि गुरुकुल जाकर के वेदों का ज्ञान हासिल करना। आजकल तो लगभग ये परंपरा खत्म सी हो गई है, लेकिन वेदों का अध्ययन अभी भी कई जगहों पर कराया जाता है। इससे बच्चे के बौद्धिक विकास में सहायता मिलती है। यहाँ तक कि वेद हमें ये बताते हैं कि जीवन कैसे जीना है। बिल्कुल सही। इसके बाद आता है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार और मुंडन संस्कार में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, परंतु मुंडन संस्कार बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही, यानी कि 1, 3, 5, 7 साल की आयु में किए जाते हैं। परंतु केशांत संस्कार इसलिए किया जाता है जब हम शिक्षा आरंभ करते हैं, तब इसका संस्कार का करने की परंपरा कायम है कि हम अगर केश दान करते हैं अपने गुरु के समक्ष, तो हम अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं गुरु के समक्ष, ताकि गुरु अपने पास जो भी विधियां हैं, जो भी ज्ञान है, वो हमें अर्पित कर सके। क्योंकि जब हम किसी के समक्ष अपना समर्पण कर देते हैं तो सामने वाला भी वो आपको आशीर्वाद के स्वरूप में कुछ ना कुछ प्रदान करता है। यही परंपरा पुराने समय में केशांत संस्कार में निहित थी। इसी के साथ मुझे एक चीज और याद आ रही है कि उसमें पीछे चोटी रखी जाती थी। बिल्कुल सही। चोटी रखने के पीछे महत्व ये था कि चोटी के कारण एक तो शिष्य को पढ़ने में आसानी होती थी, उसका बौद्धिक विकास होता था। वैज्ञानिक तर्क यही है कि उसका बौद्धिक विकास के लिए उसकी चोटी रखी जाती थी, क्योंकि सिर की सारी नसें उस जगह पर होती थी और फिर उस चोटी को गांठ लगाई जाती थी, ताकि उनका ध्यान एक जगह केंद्रित रहे। इसमें एक और भी खास बात जो दिखाई देती है, क्योंकि आजकल अगर हम बालों को लंबा रख लेते हैं, पुरुषों के जब बड़े होते हैं तो पढ़ने के समय हमारे बाल माथे पर आ जाते हैं, जिससे आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है और हम अधिक समय अपने बालों को संवारने या उसको बचाने में ही लगे रहते हैं, जिससे हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता है। इसलिए शिक्षा पर केंद्रित करने के लिए ये चीज़ें हमारी बहुत अहम है। जी, अगला संस्कार है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का अर्थ होता है कि शिक्षा ग्रहण करके आप घर जाएं और घर जाकर बाकी के क्रियाकलापों को पूरी तरह से करें। मतलब कहने का ये है कि आप आगे जीवन के अंदर संघर्ष के लिए तैयार हो चुके हैं अब, और अब आपको अपना जीवन किस तरह व्यतीत करना है,
इस संस्कार के बाद से शुरू होता है वो सब। ये बिल्कुल सही है। इसी के बाद ही असल में हमारा जीवन प्रारंभ होता है, क्योंकि जब हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तभी हमारे लिए जीवन में कुछ नया करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए कोशिशें जारी हो जाती हैं। इसी संस्कार के बाद जो हमारा एक महत्वपूर्ण संस्कार जो हर इंसान के जीवन में आता है वह है विवाह संस्कार। हम विवाह करते हैं बच्चों का, लड़कियों का, ताकि वंश वृद्धि भी हो सके और वर और वधू दोनों एक साथ रह सकें। शिक्षा से हम अच्छे संस्कारों को ग्रहण करते हैं ताकि वर और वधू एक दूसरे पर अपना समय न्योछावर कर सकें और नव समाज का निर्माण कर सकें। और सबसे खास बात, हमारी सृष्टि भी विवाह के बाद ही असल में आगे प्रवाहित होती है, क्योंकि सृष्टि का सृजन ही दोनों वर और वधू के मिलन के साथ ही होता है। इसलिए इस संस्कार को भी अहम माना गया है। इंसान को विवाह के बाद ही पितृऋण से भी मुक्ति प्रदान होती। सबसे अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि अंत्येष्टि यानी कि अंतिम। 16 संस्कार का एक ही रूप अंतिम, और हर एक इंसान के जीवन में अंतिम ही होता है, जरूर होता है। चाहे कुछ भी हो, जो आया है वो जाएगा जरूर। क्योंकि इस नश्वर समाज में शुरुआत और अंत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसको बदला नहीं जा सकता। और मैम आगे बता रहे थे उसकी। शास्त्रों के अनुसार अंतिम संस्कार यानी कि मृत्यु हो जाने पर घर वाले उसे अंतिम विदाई देते हैं, उसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। जब घर वाले विदाई देते हैं तो जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो अग्नि घर से लेके जाई जाती थी पुराने समय में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इलेक्ट्रिक भी सिस्टम आ गया है, लेकिन फिर भी अग्नि प्रज्वलित करना अभी भी जारी है। इसमें एक और भी चीज़ है मैम, अग्नि के साथ साथ घर से जल ले जाने की भी परंपरा आज भी कायम है। क्योंकि जल घर से ले जाते हैं तो मटका ले जाकर वहाँ पर छेद करके उसको फोड़ने की भी परंपरा है, क्योंकि यही चीज़ें हमारे और उस आत्मा के बीच में विच्छेद करने की एक परंपरा को पूर्ण करता है। इसमें मैं एक और भी बात कहना चाहता हूँ कि इंसान को सारा जीवन जब तक वो जिंदा रहता है उसको अधूरा ही माना गया है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं वो पूरा हो गया पंजाबी में। तो पूरा होने की मकसद यही है कि वो अपने पूर्ण गंतव्य स्थान के लिए ने, यानी कि परम पिता परमात्मा से जो हमारी आत्मा है वो मिलन के लिए प्रस्थान कर गई। बिल्कुल सही। इसके बाद इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो, इसके लिए इस संस्कार को किया जाता है। इसी तरह की और जानकारी लेकर मैं वंदना और मैं प्रदीप शाही एक बार फिर आपके साथ रूबरू होंगे, ताकि इस तरह के रोचक प्रसंग आपके रूबरू हो सकें, आपके समक्ष पेश कर सकें। अगर आपका कोई सुझाव भी है तब भी वो हमें बताएं, ताकि हम उसके ऊपर कुछ काम कर सकें। धन्यवाद।